वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 36 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 35 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री 2024 नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, आप उसे ओपन करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, यह तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा पॉइंट दिया, इसने स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत की वकालत की। तीसरा पॉइंट दिया, इसने भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे पूना सार्वजनिक सभा, तो इसकी जो स्थापना किया गया था ये 1870 ईस्वी में किया गया था एमजी रानाडे के द्वारा, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना एमजी रानाडे ने किया था। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह तिलक द्वारा स्थापित किया गया था, तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए अब जब ये स्थापित किया गया था तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था इसमें भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया जाए, तो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत का वकालत नहीं किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प 3, मतलब यहाँ पर जो तीसरा ये होगा तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। अब आपको यह बताना है कि भारत के राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, इसमें दिया है पहला पॉइंट, राष्ट्रवाद की अवधारणा का विश्वव्यापी उत्थान। तो देखिए जो राष्ट्रवाद की अवधारणा थी ये पूरे विश्व में एकदम चरम पर आ गई थी, तो इस वजह से भारत में भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, तो ये पहला कारण सही है। फिर आगे भारतीय पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण के कारण भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, तो ये भी सही है। तीसरा यहाँ पर दिया, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू गया आधुनिकीकरण। तो जो अंग्रेजों ने जो आधुनिकीकरण शुरू किया था उससे भारत का हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति थे, सब वहां पर शोषित हुए। तो इस वजह से ये भी चाहते थे कि वहां पर आधुनिकीकरण किया जाए। फिर आगे है भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की प्रतिक्रिया। देखिए जितनी भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थी, चाहे वह नीति वहां से धन वसूलने की थी या फिर भूमि विस्तार की नीति थी, उन सब ने भारतीय सभी वर्गों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया था, जिसके कारण ये राष्ट्रवाद की भावना के उदय होने का प्रमुख कारण बना। तो यहाँ पर सभी तर्क सही है, तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 38। देखिए 38 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिया गया, इस कथन पर आपको विचार करना है। देखिए पहला पॉइंट दिया है, औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था। देखिए जो औपनिवेशिक शासन है ये भारत के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था। देखिए औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ब्रिटिश आए थे, है ना। ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से देखिए अपने यहाँ से कच्चा माल, मतलब यहाँ से भारत से कच्चा माल लेकर जाते थे ब्रिटेन में, और यहाँ पर इससे क्या करते थे, उत्पाद तैयार करते थे और वापस ला करके यहीं पर बेच देते थे। तो यहाँ से कच्चा माल वो सस्ते दाम में लिया करते थे, यहाँ पर जब इसको उत्पाद में परिवर्तित कर देते थे तो यहाँ लाकर महंगे दाम में बेचते थे। तो देखिए इनको दोहरा नुकसान हुआ करता था। पहला नुकसान क्या था कि इनका जो सामान था वो सस्ते में चला गया, कच्चा माल सस्ते में चला गया, और जब वापस से ये सामान लाकर बेच रहे हैं तो महंगे में बेच रहे हैं, तो इनको डबल प्रॉफिट हो रहा है। साथ में जब ये मशीनों से सामान बनाकर लाते थे और यहाँ पर हाथ से सामान बनाया जाता था, तो अंग्रेजों का सामान भारतीय सामान की तुलना में ज्यादा बेहतर हुआ करता था। तो इस वजह से भारतीय व्यापार धीरे धीरे टूटता चला गया और ये पिछड़ेपन का कारण बना, तो ये सही हो जाएगा। देखिए अगला दिया है यहाँ पर, देखिए इसमें यह दिया है कि ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने भारत में राजनीतिक एकता लागू की। तो देखिए जो ब्रिटिश सैन्य शक्ति था उसने भारत में राजनीतिक एकता लागू किया था, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, आगे भारतीय प्रांत अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे, रियासतें प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थी, तो ये गलत तथ्य है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 इसमें सही है, पहला और दूसरा, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 39। देखिए 39 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 39 में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में का
ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं था। देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं, तो देखिए एक पेशेवर सिविल सेवा, तो देखिए जो सिविल सेवा की शुरुआत हुई है तो ये ब्रिटिश भारत से हुई है, तो ये तो यहाँ पे उत्तर नहीं बनेगा क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा इसका योगदान नहीं है, तो सिविल सेवा इसका योगदान है, ये गलत है, हो जाएगा यहाँ पर। आगे है भारत की राजनीतिक एकता। देखिए जो भारत की राजनीतिक एकता विकसित हुई थी ये ब्रिटिश कि जो मतलब वहां पे कर्मचारी या फिर ब्रिटिश के जो अधिकारी भारत के ऊपर अत्याचार कर रहे थे उसको देख करके राजनीतिक एकता का भाव उत्पन्न हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में सांस्कृतिक एकता, तो सांस्कृतिक एकता मतलब ब्रिटिश के कारण नहीं था, तो ये सही हो जाएगा, ये ब्रिटिश का योगदान नहीं है। फिर आगे इसमें पंचायती राज, तो पंचायती राज की शुरुआत तो भाई आपको पता ही है ना, ये आजादी के बाद हुई, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा देखिए केवल 3 और 4, तो यहां से विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 40। देखिए 40 में क्या दिया हुआ है, आपको ये बताना है यहाँ पर इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव था। जो भारतीय थे उस पे उन पे अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा था। भारतीयों में आध्यात्मिक सोच का प्रसार, तो देखिए जब अंग्रेजी शिक्षा दिया गया तो वहां से आध्यात्मिक सोच का प्रचार हुआ। भाई ऐसा तो नहीं, जो ब्रिटिश थे वो भारत की जो धार्मिक विचारधाराएं थी उनको नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था, ताकि अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए और भारतीय धर्म और संस्कृति को कुचला जाए। तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा से इसमें सोच का प्रसार नहीं हुआ था। फिर आगे उदार और कट्टरपंथी पश्चिमी विचारों का प्रसार। देखिए जब ब्रिटिश शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी इसको लागू किया गया तो जो पश्चिमी विचार थे उनका प्रसार होता है, ये सही है। आगे एक दूसरे के साथ संवाद करने में विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में मदद की। अब देखिए अंग्रेजी आने की वजह से हर क्षेत्र में अंग्रेजी का प्रसार हुआ तो एक दूसरे से बातचीत करने में थोड़ी सी सुविधा हो गई। फिर आगे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में मदद की, ये भी सही तर्क है इसका। तो इसमें देखिए अगर आप देखेंगे तो आपका दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, तो इस हिसाब से आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 41 में क्या दिया, देखिए यहां पर दिया है वेल्बी कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। अगर वेल्बी कमीशन की बात किया जाए तो ब्रिटिश सरकार ने वेल्बी कमीशन की स्थापना क्यों की थी। दोस्तों अगर आपको पता होगा तो वेल्बी कमीशन की जो स्थापना की गई थी ये ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों की पूछताछ करना, मतलब ये जो व्यय है ना, मतलब कि जो ब्रिटिश भारत सरकार है कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसको पूछने के लिए, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेल्बी कमीशन का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों में पूछताछ करना। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 42। इसमें दिया आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में फ्रेजर कमीशन की स्थापना इस प्रकार की गई। अब देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है फ्रेजर कमीशन की, तो फ्रेजर कमीशन की जो स्थापना किया गया था ये देखिए ये लॉर्ड कर्जन का समय था। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो 1902 या 3 के आसपास की बात है। इसने क्या किया था, एंड्रू फ्रेजर है ना, एंड्रू फ्रेजर नाम के एक व्यक्ति के नाम के आधार पर इन्होंने क्या किया था, पुलिस विभाग जो थे उसमें सुधार करने के लिए फ्रेजर कमीशन की स्थापना किया था। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि फ्रेजर कमीशन की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। 1902-3 का समय था। क्यों किया गया था, पुलिस विभाग में सुधार करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 43। देखिए 43 में क्या दिया गया, यहाँ पर दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये तर्क पूछा गया, तो आपको इसको देखना है और आपको बताना है कि कौन सा तर्क इसमें से सही है। तो पहला दिया भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र 1883 और 1885 में आयोजित किए गए थे, पहला तर्क है। दूसरा दिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार थे, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन है इसको बनाने का, इसको डिजाइन करने का काम किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने। अब इसके बाद तीसरा क्या दिया, देखिए तीसरा पॉइंट दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1895 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। तो देखिए ये सबको पता होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन किया गया था ये किया गया था 1885 में, है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो ये तो एकदम सही है ना, ये तीसरा सही हो जाएगा। देखो जैसे ही तीसरा सही होगा ना तो यहां से विकल्प डी और विकल्प सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद एक सही है या फिर मतलब ए सही है या बी सही है। तो देखिए यहां पर इसकी अगर बात करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, इसके ये जो वास्तुकार का काम किया था इन लोगों ने किया था, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने, ये भी सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब इसके बाद पहले पर विचार करते हैं। देखिए पहले की अगर बात करेंगे ना तो इसके देखिए भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र, मतलब जब इसका प्रस्ताव चल रहा था तो इसके 2 सत्र हुए थे, एक 83 में और एक 85 में, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो यहाँ पर तीनों मतलब विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 44 में यहाँ पर क्या दिया,
अपने प्रारंभिक चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। मतलब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टार्टिंग का फेज था उसमें कौन सा ऐसा उद्देश्य था जिस पर वो बात नहीं कर रहे थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्र का प्रचार और प्रसार करें, तो देखिए सीधी सी बात है, उस समय भारत गुलामी के दौर में था, ब्रिटिश के हाथों, ब्रिटिश के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो वहां पे अगर राष्ट्र का प्रसार करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था तो ये तो था ही, है ना। आगे दिया, एक उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रसार करें। अब वो ये भी करना चाहते थे कि जो उपनिवेश विरोधी है, मतलब जो ब्रिटिश सिंहासन पर उपनिवेश किए उनको समाप्त किया जाए, तो ये भी था, है ना। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, लोगों का राजनीतिकरण करना और उन्हें शिक्षित करना। तो उस समय लोगों को राजनीतिकरण करना, लोगों को राजनीति के बारे में बताना, उनको एकजुट करना, धर्म क्रांति, धर्म हो गया, जाति हो गया, प्रांत हो गया, इनके आधार पर उनमें एकता की भावना विकसित करना, ये भी था वहां पर। अब देखिए क्या दिया, समाज में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना। तो वहां पर सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना ये प्रमुख उद्देश्य वहां पर नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 45। देखिए 45 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर इसमें सही पूछा है गलत। देखिए यहाँ पे पूछा है कि नरमपंथियों का योगदान क्या था, तो इसकी बात करते। देखिए, चेतना और राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक राय बनाए और फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना। तो देखिए जो यहाँ पर बात किया जा रहा है नरमपंथी, तो नरमपंथियों का योगदान यही था कि लोगों को एकजुट किया जाए, है ना, उनको शिक्षित किया जाए। फिर देखिए दूसरा पॉइंट दिया, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश मत को रूस की तर्ज पर भारत में ही सुधार लाने के लिए राजी करना। तो देखिए यहाँ पे जो नरमपंथी के दल के नेता थे ये किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं चाहते थे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 46। देखिए 46 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, यहाँ पर बात किया जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में। तो आपसे यहाँ से पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्यम चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए प्रारंभिक चरण से हम लोग मध्यम चरण में आ रहे हैं, तो इसमें क्या दिया गया, उदारवादी समुदाय ने औपनिवेशिक शासन को यथासंभव राष्ट्रीय शासन के करीब लाने का प्रयास किया। तो सही बात है, यहाँ पे मध्यम चरण की बात है, तो बिल्कुल सही है। आगे है कारण। देखिए उदारवादी समुदाय का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में थे। देखिए जो उदारवादी समुदाय था उसका यह मानना था कि जो ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध है ये भारत के ही हित में होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप मध्यम चरण की बात करेंगे तो इसमें कथन ए सही है और जो ए की जो आर है ये ए की एकदम पूरी तरीके से व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 47। देखिए 47 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जहां पर सही है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दिया जा रहा है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन भारतीय काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका गठन भारतीय काउंसिल एक्ट के तहत किया गया था, तो इसके तहत नहीं किया गया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे रास बिहारी बोस उन लोगों में थे जिनका विधानसभा में नामांकन हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं सही है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 48। इसमें दिया 1892 के काउंसिल अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए, आप इसको पढ़िएगा और इसका सही उत्तर क्या बनेगा आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 49। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों द्वारा आगे रखी गई थी। देखिए बात किया जा रहा है नरमपंथियों के द्वारा, तो नरमपंथियों द्वारा कौन कौन से विचार रखे गए थे। सबसे पहला सरकारी सेवा में का भारतीयकरण, मतलब जो जितनी भी सरकारी सेवाएं उनका भारतीयकरण किया जाए, तो ये विचार रखा गया था। आगे एक आक्रामक विदेश नीति का समर्थन जिसके परिणाम स्वरूप वर्मा का विनाश हुआ। देखिए आक्रामक विदेश नीति, नरमपंथी दल के नेता कभी भी आक्रामक नीतियों का मतलब समर्थन नहीं किया करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे दिया विदेशों में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर उपचार की मांग। तो ये बताया गया कि जो विदेश है वहां पर जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश है वहां पर भारतीय श्रमिकों के लिए कुछ बेहतर हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो विकल्प 1 और 3 मतलब पहला और तीसरा, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से मेल खाता है। आपको ये बताना है कौन सही तरीके से मेल खा रहा है। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सिद्धांत प्रमुख विश्वासी, ये बिल्कुल सही है। फिर आगे दिया गया सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। तो देखिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने, तो ये सही तरीके से मेल नहीं खा रहा है, ये गलत हो जाएगा। आगे दिया षड्यंत्र सिद्धांत जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, RP दत्त ने प्रस्तुत किया था, तो ये भी सही तरीके से मेल खाता है। लाइटनिंग कंडक्टर थियरी ये दिया था GK गोखले ने, तो ये यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पहला और तीसरा
पहला और तीसरा मेल खा रहा है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 1 और 3 मेल खाते हैं। ठीक, तो ये आज के क्वेश्चंस डन हुए। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।